मैंने 90 में अपने शोबिज़ का आगाज़ किया। मैंने अपना आगाज़ थिएटर से किया था, मुल्तान से। लाहौर में मैंने पहला ड्रामा जो मेरा था वो मैंने महफिल थिएटर पे किया था। खुदा मैं हल्फन ये अंडर ओथ ये बात करता हूँ कि मैंने 5 जमातें पढ़ी हैं, 6ठी में मैंने दाखिला नहीं लिया। स्टारिज़म ब्रेक लग गई। अब ना मेल में से कोई स्टार आएगा ना फीमेल में से कोई स्टार आएगा। मैडम नरगिस का जो अल्टरनेट है वो थिएटर की दुनिया में नहीं आएगा। बहुत सारे आर्टिस्ट वो हैं जो अपना सब कुछ अपना ओढ़ना बिछोड़ना गंदी बात को समझते हैं। इंसान के अंदर एक अपना सेल्फ सेंसर है, तो उस सेल्फ सेंसर को आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। आप सब्जेक्ट की बात करते हैं या 6-6 महीने सेट चेंज नहीं होता। क्रेज़ है ये कि आप जब अरूज आप पे आएगा तो आप एक आध शादी पे कनात नहीं करते। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी, मेरे 4 बच्चे हैं। ये हल्फन बात मेरा फील्ड में कोई बंदा मेरे सीनियर जूनियर कोई मुझे साबित कर दे कि मैंने फील्ड में किसी लड़की के साथ किसी मेरा इश्क हुआ ना। जिस औरत ने आपके साथ आपके सैकड़ों में गुजारा किया तो फिर आपके लाखों का भी मज़ा वो ले। फिल्म कंप्लीट है। सैयद नूर साहब की फिल्म मैंने अभी की है, तेरे बाजरे दी राखी। क्या मैं इंडियन फिल्म कर रहा हूँ पंजाबी, तो उसकी आज भी मैं फैसलाबाद में पिछले 4 दिन से मुसलसल उसकी शूट कर रहा हूँ। मैंने आज से 10 साल पहले आफ्ताब इकबाल साहब के साथ अपना टॉक शो का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अब तारफ़ की मुताज तो नहीं। उन्होंने टीवी, फिल्म, थिएटर जहाँ पे भी गए उन्होंने अपना आप मनाया। जहाँ भी गए उन्होंने अपना आप मनाया। आगा माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं भैया? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आगा माजिद साहब, सबसे पहले तो ये बताया कि कब आपने ये इंडस्ट्री में कदम रखा? भाई इसका तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र है। मैंने 90 में अपने शोबिज़ का आगाज़ किया और फिर ऐसे रफ्ता रफ्ता फिर अल्लाह पाक ने करम किया, आज आपके सामने जैसा भी हो। 90 में जब आपने कदम रखा तो किस फिल्म में, टीवी में या थिएटर पे? नहीं, मैंने अपना आगाज़ थिएटर से किया था, मुल्तान से। आई एम बिलोंग टू मुल्तान। तो उसके बाद फिर कुछ अर्सा बाद मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ काम करते रहे, बड़े आर्टिस्टों में जिनमें अल्लाह गरीक रहमत करे, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब, इन लोगों ने मुझे कहा कि तुम लाहौर आके काम करो, तो मुल्तान में ये तुम्हारा स्टेशन नहीं है, तुम अच्छे आर्टिस्ट हो। फिर ऐसे करते करते मैं लाहौर शिफ्ट हो गया और आज एक अरसा दराज से लाहौर में हूँ। लाहौर में पहला ड्रामा किस थिएटर में किया और किन फनकारों के साथ? लाहौर में मैंने पहला ड्रामा जो मेरा था वो मैंने महफिल थिएटर पे किया था, जिसमें फिर वो अल्लाह उन्हें करे रहमत करे, मस्ताना साहब थे, मैं था, इफ्तिखार ठाकुर थे, नासिर चिन्योटी था, तारक टैडी था। मतलब बिग कास्ट के साथ मेरा पहला ड्रामा जो वो महफिल पे था, चलाक तोते पार्ट 2 के नाम से। तो उसके बाद फिर चल सो चल। आगा माजिद एक नाम है कि आपकी जब एंट्री होती है उस वक्त ही लोगों के चेहरों पे एक हंसी सी आ जाती है। ये राज क्या है? ये राज नहीं है, ये अल्लाह का करम है। मैं अल्लाह पाक की जब करम नवाजी होती तब ये सब कुछ होता है, वरना तो बहुत से आर्टिस्ट पीछे लाइन में लगे हुए हैं। तो जिस पे उसकी रहमत हो जाए, उसकी करम नवाजी हो जाए, फिर ऐसा होता है। थिएटर से चले आप फिल्म में भी गए, फिल्म का तजर्बा कैसा रहा? जी, फिल्म का तजर्बा बड़ा अच्छा है इंशाल्लाह। अभी ये कोविड की वजह से फिल्म मेरी ब्रेक है। फिल्म कंप्लीट है। सैयद नूर साहब की फिल्म मैंने अभी की है, तेरे बाजरे दी राखी, बड़ी बिग कास्ट के साथ। तो इंशाल्लाह ये कोविड का जैसे ही सिलसिला बेहतर होता है वो फिल्म लग जाएगी। अभी मैं इन दिनों आज भी उस फिल्म की शूट करके आया हूँ। मैं इंडियन फिल्म कर रहा हूँ पंजाबी, तो उसकी आज भी मैं फैसलाबाद में पिछले 4 दिन से मुसलसल उसकी शूट कर रहा हूँ। तो कल का दिन रेस्ट है, परसों फिर शूट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। इंडिया की जो फिल्म आप जो पाकिस्तान में शूट हो रही है, ये एक एजाज़ भी है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया की ये फिल्म पाकिस्तान में शूट हो। उस फिल्म का नाम क्या है, डायरेक्टर कौन है और कास्ट में कौन कौन है? उसमें उसकी कास्ट जो है उसमें नासिर चिन्योटी है, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, अकरम उदास है, मैं हूँ, सलीम अलबेला है। तो वो पाकिस्तान में शूट हो रही है। उसके डायरेक्टर जो है वो जनजोत सिंह हैं, हमारे सरदार भाई है। तो इन दिनों वो फैसलाबाद में शूट कर रहे हैं। उसके कुछ हिस्सा जो उन्होंने वो यूके में, इंग्लैंड में शूट किया, कुछ हिस्सा वो पाकिस्तान में शूट कर रहे हैं।
चल मेरा पुत पार्ट 2 के नाम से, क्योंकि चल मेरा पुत पार्ट 1 पहले बन चुकी, उसमें भी इफ्तिखार ठाकुर था, मैं, नासिर चिनोटी और अकरम उदास। अब उन्होंने उसमें थोड़ा सा एडिशन किया है, उसमें ज़फ़री ख़ान भी है, सलीम अलबेला भी हैं, तो अमानत चंद साहब हैं, लकी डियर है। तो इन दिनों मैं, लकी डियर, अमानत चंद और सलीम अलबेला उनका शूट कर रहे हैं फैसलाबाद में। अच्छा आगा साहब, ये बताएं कि जो जिस तरह की ये इंडियन फिल्म पंजाबी बनती है, आया कि हमारे पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर हैं या जो डायरेक्टर हैं वो ऐसी काविश क्यों नहीं करते? देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्सी सा सवाल है कि भी पाकिस्तान के प्रोड्यूसर क्यों नहीं करते। पाकिस्तान के प्रोड्यूसर भी करते हैं, पीछे प्रोड्यूसर के और बहुत से हाथ जो उसको, उनका जो फिल्म का अंदाज़ है ना जी, उनका फिल्म का अंदाज़ ये है कि वो सबसे पहली जो बात है आर्टिस्ट को ये कहते हैं कि ये फिल्म जो है ये मेरी माँ ने भी देखनी है, मेरी बहन ने भी देखनी है, मेरी बेटी ने भी देखनी है, इस हिसाब से काम कीजिएगा। यहाँ आर्टिस्ट को बहुत से खुला माहौल मिलता है कि वो अपनी कॉमेडी जिस तरीके से करते हैं, जैसे कि आपको थिएटर पे भी इल्म है कि थिएटर पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो गंदी बात नहीं करते, और बहुत सारे आर्टिस्ट वो हैं जो अपना सब कुछ, अपना ओढ़ना बिछोड़ना गंदी बात को समझते हैं। आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करके, गंदी बात को, आप भी उन थिएटर आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं, लोग उनकी गंदी बातों से ज़्यादा आपके जो अच्छी बातें उन पे ज़्यादा हंसते हैं और ज़्यादा क्लैप करते हैं, तो आया कि उनको इस पे एहसास नहीं होना चाहिए कि वो गंदी बातें छोड़ दें? अगर ये सबको एहसास हो जाए तो फिर थिएटर हमारा साफ़ सुथरा हो जाए, अच्छा हो जाए। अब भी मैं थिएटर को गंदा नहीं कहता कि अभी थिएटर वो गंदा नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ज़रूर है कि इंसान के अंदर एक अपना सेल्फ सेंसर है, तो उस सेल्फ सेंसर को आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए कि ये बात अगर मैं अपनी माँ के सामने नहीं कर सकता, अपनी बहन के सामने नहीं कर सकता, तो फिर मुझे इन लोगों के सामने भी नहीं करनी चाहिए। वो एक सेल्फ सेंसर है बंदे के अंदर, उसको यूटिलाइज करना चाहिए उसको। आगा माजिद ने थिएटर ऑल वर्ल्ड में किया है, बड़े बड़े टूर में बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ गए हैं, और आपने थिएटर की जो कहें क्वीन शहजादी के हैं, आपने नरगिस के साथ काम किया, उसका कोई तजर्बा कैसा रहा आपका उनके साथ, और वो कैसी शख्सियत थी? नहीं, मैडम नरगिस के बारे में मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि जैसे मलका तरन्नुम नूरजहां का अल्टरनेट सिंगिंग की दुनिया में नहीं आया, इसी तरह मैडम नरगिस का जो अल्टरनेट है वो थिएटर की दुनिया में नहीं आएगा, ना आगे नज़र आता है ना। स्टारिज्म जो है ना जी थिएटर पे, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्टारिज्म ब्रेक लग गई। अब ना मेल में से कोई स्टार आएगा ना फीमेल में से कोई स्टार आएगा, इसलिए कि जब जो पुराने आर्टिस्ट थे, मसाना साहब, अमानुल्लाह साहब, अबू बराल साहब, आबिद खान साहब, शौकी खान साहब, ये लोग गंदी बात नहीं करते थे। ये लोग उस वक्त का थिएटर देख लें और आज का थिएटर देख लें, बिल्कुल उस वक्त के थिएटर में और आज के थिएटर में ज़मीन आसमान का फर्क। तो उन जब वो लोग काम करते थे, उसके बाद एक खेप आई जो स्टार बने, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिनोटी, ज़फ़री ख़ान, ऐसे दीगर आर्टिस्ट। लेकिन अब हमारे साथ जो मतलब आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में कोई स्टार पैदा होगा, नहीं, बस ऐसे एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। टॉक शो जिसके आप जान हैं इस वक्त, वो तजर्बा कैसा है? नहीं, टॉक शो का तजर्बा मेरा बड़ा अच्छा था कि मैंने आज से 10 साल पहले आफ्ताब इकबाल साहब के साथ अपने टॉक शो का आगाज़ किया, तो मैंने तकरीबन 8 साल रेगुलर उनके साथ काम किया। वो बहुत बड़ा नाम है टॉक शो का, ज़मानत है। आफ्ताब इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जो टॉक शो की मकबूलियत की ज़मानत है कि आप आफ्ताब साहब को बिठा दें और उनको कोई भी पकड़ के 6-7 आर्टिस्ट दे दें, शो वो एक नंबर होगा उनका, इसमें दो राय है नहीं। तो उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। उसको सीखने का बाद वो एक्सपेरिमेंट मेरा बड़ा अच्छा था। तो उसके बाद फिर बाकी थिएटर पे भी शो शुरू हो गए। फिर मैं जियो पे चला गया, फिर मैं एक्सप्रेस पे चला गया। एक्सप्रेस के बाद अब इन दिनों मैं ARY न्यूज़ पे एक शो होशियारियाँ के नाम से स्टार्ट हुआ। उसके होस्ट भी नए हैं, हारून रफ़ीक साहब। वो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में 1-2 साल में जिस तरह आफ्ताब इकबाल साहब का कोई सानी नहीं है, इसी तरह उस बंदे का भी कोई सानी नहीं होगा। वो भी बड़ा टॉप क्लास एंकर है, पढ़ा लिखा है। तो उनके साथ भी काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं और सलीम अलबेला आजकल उनके साथ काम कर रहे हैं ARY पे।
कोई आगा माजिद की तरह बोलना चाहे, आगा माजिद की तरह बनना चाहे, उसको क्या करना चाहिए? वो अपने सीनियर की इज्जत करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे। ये देखिए शोबिज़, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि शोबिज़ जो है ना जी, ये दुआओं का एक मजमुआ है कि आप जब दुआएं लेंगे अपने वालिदैन की, अपने सीनियर्स की, उनका एहतराम करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि आगा माजिद बनने में मैंने कोई अजूबा नहीं किया, ना कर मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। दुआएं प्लस मेहनत और थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ काम जब आप करते हैं ना जी, तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी ज़रूर देते हैं। इसमें कोई दो राय है नहीं कि आप मेहनत करें और अपने सीनियर की इज्जत करें और आप अपने मकाम पे ना जाएं, ऐसा नहीं होगा। आगा माजिद की एजुकेशन क्या है? नहीं, एजुकेशन मेरी कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, मैंने हमें नहीं, हमारे नाजरीन को बताना है। नहीं, मैं नहीं क्योंकि पढ़ा। आपकी जो बातें हैं उससे तो मैं खुद समझ रहा हूँ कि वेल एजुकेटेड है। मैं अब जो असलियत है वो आपने बताना है। बाखुदा मैं हल्फन ये अंडर ओथ ये बात करता हूँ कि मैंने 5 जमातें पढ़ी हैं, छठी में मैंने दाखिला नहीं लिया। ये थोड़ा सा जो जुमलेबाजी है ना जी, ये लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठ के, ये मेरा तजर्बा है कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे बुरे हो जाएंगे। तो जब आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठेंगे तो आप उनको ऑब्जर्व करेंगे कि ये बंदा किस किस्म की गुफ्तगू करता है, ये लफ्ज़ कहाँ ऐड हो सकता है। तो डेफिनेटली आप लगेगा कि आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं। ये कोई ऐसी आप 90 से इस फील्ड में हैं, जी आपको क्यों नहीं आया कि आप भी डायरेक्टर बनते, राइटर बनते? नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। आप खुसूसन आर्टिस्ट के लिए डायरेक्टर होना, राइटर होना, राइटर तो खैर वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, लिखारी तो बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। हमारा थिएटर जो है इस वक्त अगर थोड़ा सा बैक जा रहा है तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास राइटर नहीं है, अच्छा राइटर नहीं है। अच्छा राइटर लाएंगे आपका थिएटर अच्छा होगा। अब अगर तो मैंने अक्सर देखा है कि जिन जो ड्रामे पहले से सिर्फ नाम उनका चेंज होता है, अंदर सब्जेक्ट वही होता है। अब वो तो चल रहा है सिलसिला। अब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं या 6-6 महीने सेट चेंज नहीं होता, उसी सेट पे पर्दे उखाड़े दूसरे लगा दिए, सोफे उठाए दूसरे लगा दिए, वो थोड़ी सी चेंजिंग की वही सेट लग रहा है। पहले जब पुराने हमारे सीनियर जो ड्रामा करते थे तो उसमें यही था कि हर 16 दिन स्पेल होता, 16 दिन के बाद सेट चेंज होता था, उसका प्रॉप्स चेंज होता था। आज हमारे आर्टिस्ट जो है, इंक्लूडेड मी, मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं किसी को इसका ब्लेम नहीं देता कि हम लोग जिन कपड़ों में घर से आते हैं उसी उसी कपड़ों के साथ एंट्री कर देते हैं। पहले जो हमारे आर्टिस्ट थे वो आते थे, घंटा पहले आते थे, अपना कॉस्ट्यूम पहन के अपने आप को जेल करते थे थिएटर के साथ। आज का आर्टिस्ट, मैं बार बार ये कर रहा हूँ, मैं अपनी बात साथ कर रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं दे रहा मैं किसी को, कि आज का आर्टिस्ट जो है वो जिस कपड़ों में घर से आता है वो एंट्री से 5 मिनट पहले थिएटर में आता है, उसको कहते जल्दी करो थोड़ी एंट्री आ गई, वो भाग के अंदर चला जाता है। ये फ़र्क है। 16 दिन से ये 7 दिन का सफर, इसको कैसा समझते हैं आप? 16 दिन के से 7 दिन का सफ़र मैं समझता हूँ बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। 16 दिन का जो थिएटर है उसका एक अपना मज़ा है। इसमें 7 दिन के बाद आर्टिस्ट की हर 7 दिन बाद इम्तिहान है, उसके पेपर हैं, उसने वो पास आउट करना है उसे। ये इम्तिहान है कि आप 16 दिन के बाद पेपर देते थे, अब आपको 7 दिन बाद देने पड़ते। ये थोड़ा सा अगर मैंने एक और चीज़ जो यहाँ से हासिल की वो ये की कि हमारे आर्टिस्ट लाखों की पेमेंट लेते हैं जो अपने दौर में, लेकिन जब वो थिएटर से दूर होते हैं या जब वो बीमार होते हैं तो फिर वो कभी हुकूमत को पुकारते हैं, कभी फनकारों को पुकारते हैं। ऐसा क्यों होता है जबकि वो अपने दौर में एक हैंडसम अमाउंट ले रहे होते हैं? कंट्रोवर्सी ये भी कि अब मैं इसको बात करूंगा, जो सच्ची बात है वो ये है। देखें, हम लोग इस वक्त, मैं अपने आर्टिस्टों को, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग लाखों रुपए कमाते हैं, हम टैक्स नहीं पे करते। तो हम टैक्स पे नहीं करते, पैसा कमा के रखते हैं, और जब ऐसा खुदा न खास्ता को वक्त आता फिर हम गवर्नमेंट को दे क्या रहे हैं जो गवर्नमेंट से मांगेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ जो होता है ना जी, आप एंड ऑफ द डे जब आप इस पोजीशन में चले जाते तो फिर आपको मदद के लिए पुकारना पड़ता किसी को। वो सिर्फ ये कि अपनी नाकस पॉलिसियाँ, कि जब इंसान पे अरूज होता है तो वो ये समझता है कि ये सदा इसी तरह रहेगा। सदा बादशाही अल्लाह की है, जो सदा इंसान पे अरूज नहीं रहता। अमानुल्लाह साहब
से बड़ा मैं समझता हूँ कि हिंदू पाक में कॉमेडियन ना आया ना आएगा, जवाल उन पे भी आया, ठीक है। तो ये जो अपने हल्का अहबाब ना जी अपना, उनसे सबक सीखना चाहिए इंसान को कि ये लोग अगर इस नैच पे गए हैं तो क्यों गए। आप अपने अरूज में को बिज़नेस का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपनी औलाद का सोचें, तो डेफिनेटली आपका बुढ़ापा जो है वो बड़ा अच्छा होगा। कि ना तो आप ये सोचो कि वो ये मैं उनके स्टार हैं तो मैनू उनके नहीं रोकना, मैं तो सदा इसी तरह रहूँगा। सदा तो नहीं रहता इंसान, कभी भी नहीं रहता। वो कुछ करना चाहिए। फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा एक क्रेज़ है ये कि आप जब अरूज आप पे आएगा तो आप एक आध शादी पे कनात नहीं करते। मैं इसी सवाल की तरफ आना चाह रहा था। एक आध शादी पे कनात नहीं करते, बिल आखिर वो जनाजे जो होते हैं वो भी रुलते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए इंसान को कि पीछे क्या हुआ। आपकी कितनी शादी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी, मेरे 4 बच्चे हैं। ये हल्फन बात है। तो थिएटर में इश्क भी बड़ी जल्दी हो जाता है इसमें। नहीं, मेरा फील्ड में कोई बंदा, मेरे जितने मेरे सीनियर जूनियर कोई मुझे साबित कर दे कि मैंने फील्ड में किसी लड़की के साथ किसी मेरा इश्क हुआ, ना, ऐसी कोई बात ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जिस औरत ने आपके साथ आपके सैकड़ों में गुजारा किया तो फिर आपके लाखों का भी मज़ा वो ले, दूसरी उसमें शेयर क्यों करे। अच्छा, अगर अपने बच्चों में से कोई इस फील्ड में लाना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे और जहाँ तक उनका जी चाहे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, सुल्तान रही का बेटा सुल्तान रही नहीं हुआ, बिल्कुल इस तरह ही है। अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं हुआ, वहीद मुराद का बेटा वहीद मुराद नहीं हुआ, तो मेरा बेटा कैसे आगा माजिद हो जाएगा? नहीं होगा। ये नसीबों की और अल्लाह के करम नवाजी की बात है। हो सकता है मेरा बेटा फील्ड में मुझसे बड़ा नाम उसका हो, लेकिन जो ओवरऑल नज़र आता है उसमें कोई ऐसा ब्राइट फ्यूचर नहीं है। बस ये है कि आप अपनी अरूज में अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी एजुकेशन पे तवज्जो दें, ताकि उनकी आप बेस अच्छी बनाएंगे तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करेंगे। जब आपकी बेस कमज़ोर होगी, फाउंडेशन आपकी कमज़ोर है, तो आप उसके 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दें, नहीं होगा। थिएटर, टीवी, फिल्म और टॉक शो, कौन सी फील्ड में आपको ज़्यादा मज़ा लगा, कौन सी अच्छी लगी? नहीं, देखिए, सबसे मज़ा जो लव तो थिएटर है। थिएटर मेरा लव है। थिएटर में बड़ा मज़ा आता है। आपको मतलब फौरी तौर पे उसका रिस्पांस है आपके सामने। आप उसको फिल्म लगेगी, आप साल डेढ़ में बनाएंगे, फिर लगेगी 2 घंटे के बाद या आप हिट हो गए या आप फ्लॉप हो गए। टॉक शो है वो एक चल रहा है सिलसिला, और ये भी पता नहीं कितनी देर चलेगा, कैसे चलेगा, अभी नहीं। अब टॉक शो में अक्सर चैनल में वही चीज़ आ गई जो थिएटर में थी, वहाँ पे भी जो जुगतबाजी में। थिएटर में टॉक शो में गंदी बात नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन जू में नहीं फिक्रे बोले जा रहे कुछ चैनल पे। नहीं, कुछ चैनल पे देखिए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इदारा है हमारा, जो पैमरा का। आप जब पैमरा के लिए आप को बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। वो फौरी तौर पे उसकी पनिशमेंट के लिए लेटर भेज देते हैं, और बाद औक़ात तो ऐसा है कि आप ऐसी कोई बात करें वो बाकायदा चैनल बंद कर देते हैं। चैनल नहीं बंद करते, शो तो बंद करना उनके लिए कोई काम ही नहीं। अच्छा, आज आप जिस ये मैच देखने के लिए आए हैं, इसकी जो रीत है, इसकी जो आगाज़ है, वो इनर पाकिस्तान ने आज से 2 साल पहले किया था। तो क्या समझते हैं इनर पाकिस्तान की इस काविश को आप? नहीं, इनर पाकिस्तान ने ये स्टार्ट किया था। मैं समझता हूँ कि ये कोविड की वजह से डेफिनेटली बंद हुआ होगा, और इसको जारी रखना चाहिए। अब ये शजर अब्बास हमारा एक जूनियर बच्चा है, उसने ये काविश की और बड़ी अच्छी जा रही है। हम लोग सब थोड़ा सा अपना टाइम किल करने के लिए रात को यहाँ आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अपने चाहने वालों, इनर पाकिस्तान देखने वालों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज? देखिए जी, मेरे चाहने वालों के लिए, इनर पाकिस्तान देखने वालों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। ये बार बार मिलती नहीं। कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं सुना होगा कि वो मर गया और फिर 3 साल बाद आ गया, नहीं आता। इसको एंजॉय करने का ये नहीं है मकसद कि आप नशे के तौर पे इसको एंजॉय करें। आप एंजॉय करने के तरीक़ाकार और बहुत से हैं कि आप अपने हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें, कि अल्लाह पाक ने ये बात कह दी कि मैं हकूक़ अल्लाह माफ़ कर दूँगा, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। आप अपने हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका ख्याल रखें। तो ये ही आपकी इंजॉयमेंट है। आप किसी के काम आ जाएं, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा ना तो आपको नशा होता है और ना ही आपको कोई सुकून मिलता है।
बहुत मेहरबानी आगा भाई। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, आपने आगा माजिद साहब की बातें सुनी, मैंने इन बातों से बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगा साहब के साथ एक और इस तरह की तफसीली नशिस्त रखी जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।